गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे शुरू करते हैं डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। शुरू करें फिर डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। छोटा जनरेटर होता है ना, उसे तो हम कहते हैं डायनामो। छोटा जनरेटर क्या कहलाता है? डायनामो। और डायनामो में स्थायी चुंबक होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा क्षमता उत्पन्न नहीं करनी, उसे केवल बैटरी को चार्ज करने के लिए गाड़ियों में लगाया जाता है। जनरेटर का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक होता है, क्या हो गया भाई? एक होता है उत्तेजना के आधार पर, और एक होता है एक है उत्तेजना के आधार पर, दूसरा है प्राइम मूवर के आधार पर। ठीक है, प्राइम मूवर के आधार पर देखा जाए तो जनरेटर हमारे पास होता है तीन चार प्रकार से अलग अलग वर्गीकृत रहता है। एक तो है जैसे हाइड्रो टर्बाइन होता है ना भाई, या आप कहते हैं जल विद्युत। एक थर्मल द्वारा यानी ताप के द्वारा। इसी प्रकार डीजल इंजन भी होता है। ये सब हमारे पास प्राइम मूवर है, इसमें भाग घुमाना पड़ेगा, घुमाओगे तो ये जनरेटर काम करेगा। तो ये है प्राइम मूवर के आधार पर। और हम जो पढ़ते हैं प्राइम मूवर के आधार पर, ये पावर सिस्टम में पढ़ा जाता है भाई। जब आप पढ़ते हैं ना शक्ति का उत्पादन, तब आप इस पूरे भाग को पढ़ते हैं कि परंपरागत स्रोत होते हैं, गैर परंपरागत होते हैं। उसके अंतर परंपरागत होते हैं जो विश्वसनीय होते हैं, जो लंबे समय तक चलते रहते हैं। जो गैर परंपरागत होते हैं वो अविश्वसनीय होते हैं, लेकिन उनकी खास बात है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से नवीकरणीय हो जाते हैं। जैसे सोलर ऊर्जा है, विश्वास तो नहीं कर सकते भाई सूरज निकलेगा आज कि नहीं निकलेगा, इसलिए सप्लाई आएगी कि नहीं आएगी, विश्वास थोड़ा रहता है। 5 दिन बारिश आ रही है, बादल मंडरा रहे हैं, सूरज निकला नहीं तो सप्लाई बनी नहीं, और सप्लाई नहीं बनी तो आप सप्लाई दे नहीं सकते। लेकिन नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय ऐसे है कि कभी सूरज की रोशनी खत्म तो नहीं होगी, आज नहीं निकलेगा तो कल निकल जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि इतने दिन से सूरज आ रहा धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो नवीकरणीय हो जाता है। उत्तेजना के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। कौन सा होता है भाई? ठीक है, एक होता है परतक उत्तेजित, एक है स्व उत्तेजना। परतक उत्तेजित जनित्र है, एक होता है स्व उत्तेजित जनित्र। और स्व उत्तेजना के आधार पर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं भाई?
कौन से होते हैं? एक जेनित्र होता है सीरीज, एक होता है शंट और एक होता है कंपाउंड। तो 3 जेनित्र होता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो हमारे पास स्व उत्तेजना के आधार पर जेनित्र कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? कर लो नोट। जो हमने ये येलो कलर में लिखा यही पढ़ेंगे। कैसे है तबीयत? खराब है? क्या हुआ था? बुखार आया था? जुकाम और बुखार जैसे लग रहा, आ नहीं रही है। हैं? नहीं, ये कोई वायरस होगा। अभी भी तो बारिश के टाइम है, नया वायरस है। दूर से? और आप इतने नजदीक रहते हो मेरे। वो क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं क्या है? तो फिर क्या लेता है? हैं? ठीक हो जाता है? नहीं, पूछना पड़ता है ना, ऐसे क्या कर रहे हो? इसमें गलत क्या है? हो गया भाई? चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथक उत्तेजित जेनित्र के बारे में। ठीक है? तो पृथक उत्तेजित जेनित्र होता क्या है? ये हमारे पास फील्ड वाइंडिंग है और फील्ड का प्रतिरोध मान लो मैं RF लिख देता हूं। ठीक है? यहां आपने सप्लाई दी VI, तो इधर धारा क्या बहेगी भाई? IF। बताओ, मामला क्लियर है कि नहीं है? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। पृथक उत्तेजित जेनित्र का मतलब है कि अब आपके पास जो जनरेटर है ना, वो इस परिपथ के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये आर्मेचर का परिपथ पूरा ही अलग है। लेकिन
जब आपने यहाँ सप्लाई दी तो चुंबक में एक फ्लक्स उत्पन्न हुआ और चुंबकीय फ्लक्स ने इसको काटा और फ्लक्स के द्वारा इसको काटने पर इसमें क्या उत्पन्न हुआ? ईएमएफ। लेकिन ये इसके परिपथ में जुड़ा हुआ नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यही है। और यहाँ क्या उत्पन्न हुआ भाई? ईएमएफ। ये ईएमएफ हम सप्लाई किसको देंगे? बाह्य परिपथ को, मतलब लोड को देंगे सप्लाई। तो किसको दोगे? लोड को। लोड का प्रतिरोध क्या होता है भाई? आर एल। यहां टर्मिनल वोल्टेज आएगा वो क्या कहलाएगा? वी एल। और ये हमारे पास है ईजी और ये है हमारे पास प्रतिरोध का मान क्या है? आर ए। अब आर्मेचर से धारा निकली तो ये धारा क्या है भाई? आई ए। और लोड में धारा जाएगी तो क्या है भाई? आई एल। और श्रेणी में धारा क्या होती है? एक समान। तो मैं कहूंगा आई ए बराबर आई एल। यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना भाई? ये बाह्य परिपथ का नेटवर्क समझ में आया कि नहीं आया? नेटवर्क की समझ में नहीं आया तो बात ही खराब है। बाह्य परिपथ का मतलब है कि जो फील्ड वाइंडिंग है इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। ये पूरा परिपथ अलग है, यही पूरा परिपथ अलग है। सप्लाई आपने किसको दी? फील्ड वाइंडिंग को। तो फील्ड वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हुआ? चुंबकीय फ्लक्स। इस चुंबकीय फ्लक्स ने किसको काटा? आर्मेचर को। आर्मेचर को काटा तो आर्मेचर में क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। ये ईएमएफ के कारण सप्लाई किसको जाएगी? लोड को। और देखो आर्मेचर की धारा क्या कहलाती है? आई ए। लोड की धारा क्या कहलाती है? आई एल। श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है? बराबर। इसलिए धारा क्या हो गई? सेम। अब पल्ले पड़ा, लिखो इतना सा। क्या शंकर? तो फिर इस डायग्राम को देख, इसको ध्यान से क्या देखेगा? ये ऐसे कर रहा है, ऐसे शंकर देख रहा है कि इसको ऐसे क्या समझ में आ गया? यही देख रहा था। इसने पहले डायग्राम लिया, फिर इसने ऐसे किया, फिर ऐसे है। पता नहीं क्या लगा रहा था शंकर, उसको काफी ध्यान से देख रहा था कि समझ में तो आ गए, लेकिन ऐसे क्या होता है? क्या होता है भाई? हैं? परतक उत्तेजना देख लिया आपने, लॉजिक समझ में आ गया, तो फिर ऐसे वैसे ऐसे ही किया तूने।
तूने लास्ट में ऐसे किया भी था ऐसे। कोशिश इतनी है कि ये परिपथ और ये परिपथ क्या है, अलग है, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, सप्लाई आपने किसको दी, फील्ड वाइंडिंग को। फील्ड वाइंडिंग को देने पर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध भी होता है जिसके कारण धारा का प्रवाह करता है और धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब ये उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर को काटेगा, आर्मेचर को काटेगा तो आर्मेचर में से क्या निकलेगी, धारा। आर्मेचर से धारा निकले वो क्या कहलाएगी, IA। ये सप्लाई किसको जाएगी, लोड को। ये लोड को सप्लाई गई और हमारा काम यही है आर्मेचर से उत्पन्न विद्युत वाहक बल को किसको देना है, लोड को। अब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कि बहुत सारी कंडीशनें लिख सकते हैं हम आराम से। यदि आपको ये पूछ ले कि IF फील्ड करंट का मान क्या है तो आप कहेंगे सर फील्ड करंट का मान डिपेंड करेगा इनपुट वोल्टेज और प्रतिरोध पर। भाई यहां पर धारा कितनी है, I बराबर क्या होगा, V बटा R। तो V कितना है, VIR क्या है, RF, ठीक है। अब ये भी कोई टिपिकल मामला नहीं है। अब अगला समीकरण को ध्यान से देखना है। जब यहां से धारा निकलेगी तो ये है प्लस और ये माइनस है, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है, ये स्रोत है। लोड में जहां धारा एंटर करती है वो है प्लस और जहां निकलती है वो क्या है, माइनस। यहां एंटर करेगी तो ये है प्लस और ये क्या है, माइनस। अब बाहर निकलते समय प्लस का है EG। ध्यान देखो, मैं बाहर निकलते समय निशान लूंगा सब में। बाहर निकलते समय क्या निशान है, प्लस का। विद्युत वाहक बल कितना है, EG। यहां बाहर निकलते समय निशान क्या है, माइनस का। माइनस क्या हो गया भाई, IA इंटू R है। माइनस का क्या होता है, IA गुणा R है, क्योंकि ये भी वोल्टेज है तो ये भी क्या लेना पड़ेगा, वोल्टेज। और V बराबर क्या होता है, IR। और यहां से वापस ऐसे चलोगे, यहां बाहर निकलोगे, यहां भी निशान क्या आ गया, माइनस का। माइनस का क्या हो गया भाई, IL इंटू RL बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। IL इंटू RL बराबर क्या हो जाता है भाई, VL। भाई VL बराबर क्या, V बराबर IR होता है। तो आप कहेंगे EG माइनस IA RA माइनस VL बराबर क्या हो गया, 0। तो VL बराबर क्या हुआ, EG माइनस IA RA। ये हमारे पास समीकरण है। जो अभी आपको फीलिंग आ रही है ना, ये बहुत ही कम है, आगे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मैंने आपको भिड़ते ही कहा था, मैंने कहा आप DC जनरेटर और मोटर में आए हो तो इधर ऐसे चलता है, समीकरण नहीं चलते इधर। तो इधर देख लेना, इधर देख ले, उधर में मेरी दिक्कत आएगी। हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, सोर्स जो होता है उसमें प्लस से धारा बाहर निकलती है, ठीक है, वो है सोर्स। लोड वो कहलाता है जहां प्लस में धारा प्रवेश करती है, उसे कहते हैं लोड। तो ये प्रतिरोध तो लगे हुए क्या है, लोड, और आर्मेचर क्या है, स्रोत। कारण ये है चिन्ह का, हमेशा, ऑलवेज। अच्छा, बच्चे का सवाल है इसमें फील्ड वाइंडिंग कौन सी है। अरे फील्ड वाइंडिंग लगाई एक ही है, दो तो वाइंडिंग ही नहीं है इसमें कहीं। इस पूरे डायग्राम वाइंडिंग है कितनी, एक है, दो कहां है, कहां कौन सी दो दिखी तुझे। ये RL है, लोड है, ये R है, ये प्रतिरोध है। ये हमारे पास देखो फील्ड वाइंडिंग बनाई है। चुंबकीय फ्लक्स कहां उत्पन्न हुआ, फील्ड वाइंडिंग में। किसने किसने काटा, इसने आर्मेचर को काटा। फील्ड वाइंडिंग तो एक ही, RF फील्ड का प्रतिरोध है। ये लाइन समझ में नहीं आई, ये समझ में आ गया। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या कहता है, वोल्टेज का नियम क्या कहता है, किसी बंद परिपथ में विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह कहा था। हमने बाहर निकला, प्लस का निशान हमने लिया प्लस, वोल्टेज EG है, हमने लिखा EG, कोई दिक्कत नहीं।
आगे चले यहां पर बंद परिपथ है तो गोल गोल घूमना पड़ेगा। आगे चले तो निशान क्या है भाई, बाहर निकल समय माइनस का, हमने लिखा माइनस। वोल्टेज V बराबर क्या होता है, आई आर, तो I क्या है, आई एर, आर क्या हो गया, आर है, ठीक। आगे चले निशान क्या है, माइनस का, माइनस, ये क्या हो जाएगा, आई एल इंटू आर एल बराबर क्या हो गया, 0। आई एल इंटू आर एल क्या है हमारे पास, वी एल। ठीक है, क्या बोला इसने, है? मैंने सुना ही नहीं दिया, मैं बताऊं उतर क्या, आर्मेचर क्या हुआ, हुआ क्या आर्मेचर का, आर्मेचर में वोल्टेज उत्पन्न हुआ, आगे आई ए इंटू आर ए, वोल्टेज ड्रॉप होगा बिल्कुल। ये कितने मान तक ड्रॉप होगा, ओके, इतना ही सवाल है, ठीक है। आप बताओ कि ड्रॉप जो है ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ड्रॉप हमारे पास आर्मेचर में होता क्यों है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। आंतरिक प्रतिरोध क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने चालक तार के द्वारा वाइंडिंग की है, तो तार का तो प्रतिरोध होता ही है, इसलिए यह उत्पन्न हुआ। आर ए है जो आर्मेचर का प्रतिरोध है, आर्मेचर का प्रतिरोध सदैव 1 ओम से कम होता है, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध क्या कहलाता है, निम्न मान का प्रतिरोध। इसका मान क्या होना चाहिए, 1 ओम से कम होना चाहिए। तो आर ए है जो निम्न मान का प्रतिरोध है, निम्न मान प्रतिरोध। और निम्न मान प्रतिरोध का तात्पर्य क्या होता है भाई, तो आपके निम्न मान का तात्पर्य 1 ओम से कम, 1 ओम से कम। ये कैसे, कोई आप मतलब समझो कैसे, मतलब कैसे, यदि 1 ओम से ज्यादा हो रहा है तो वो हमारे पास कंडीशन सामान्यतः वेव वाइंडिंग में आ सकती है, लेप में इस प्रकार की कंडीशन नहीं आती, क्योंकि लेप में समांतर पथ ज़्यादा होते हैं। पथ जितने ज़्यादा होते हैं प्रतिरोध उतना ही ऑटोमेटिक क्या होता है, कम होता है। तो समांतर पथ ज़्यादा होते हैं लेप में, इसलिए वहाँ प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम। वैसे हमें अच्छा कॉपर का वायर काम में लेते हैं, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, तो प्रतिरोध का मान प्रैक्टिकल के लिए बताया जा रहा है 1 ओम से कम होता है, ये प्रैक्टिकल के लिए ही है। और यदि ऐसा नहीं है तो हमारा पंखा ज़्यादा गर्म होगा, और पंखा ज़्यादा गर्म हुआ ठीक बात तो है नहीं, ये मामला। 1 ओम से कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो पंखा कम गर्म होगा। यदि आप एल्यूमिनियम वाला ले लिया तो उसका तो और ज़्यादा आ जाएगा मान, ये मामला है। लिख लिया, कोई टेंशन नहीं है ना इसमें।
अब आता है इसका अभिलक्षण कैसे है। ये IL है, ये VL है। यदि हमारे पास ये बात दो प्रकार की कंडीशन है, यदि मान लो हमारे पास मान नियत होता तो वो मान क्या कहलाता है, EG, और ये मान हमारे पास क्या कहला रहा है भाई, VL। तो ये जो बीच में हमारे पास EG से VL बराबर क्या हुआ, EG माइनस IAR है। तो ये जो वोल्टेज जैसे जैसे लोड धारा बढ़ेगी तो लोड धारा बढ़ने पर VL का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लोड धारा आर्मेचर धारा तो सेम ही है। जैसे जैसे धारा बढ़ोगे ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। ड्रॉप बढ़ेगा तो VL का मान क्या होगा, घटेगा। और VL का मान घटेगा तो हमारे पास किसके कारण घट रहा है भाई, IARA के कारण। इस प्रकार घटने को हम कहते हैं डूपिंग अभिलक्षण। इस प्रकार घटने को हम क्या कहते हैं, डूपिंग अभिलक्षण। क्लियर है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एक तो प्रयोगशाला में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है, एक किया जाता है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में। वहां इसका उपयोग किया जाता है। लिखो भाई, ये जो अभिलक्षण है हमारे पास लोड के साथ है, तो आज इस अभिलक्षण को क्या कहेंगे, लोड अभिलक्षण। ये अभिलक्षण क्या कहलाएगा, लोड। एक और अभिलक्षण है जो नो लोड है। जब लोड हम जोड़ते ही नहीं है, नो लोड है। नो लोड के कंडीशन में तो हमारे पास किसके बीच लिया जाएगा भाई, तो आप कहेंगे एक तो धारा होगी फील्ड धारा, और एक होगा फील्ड धारा के कारण उत्पन्न हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स, जिसके कारण हमारे पास EG जनरेट होगा। तो जैसे जैसे धारा बढ़ेगी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा। लेकिन एक बिंदु ऐसा आएगा
जहां पर धारा कितनी भी बढ़ाओ, अब फ्लक्स में कोई वृद्धि नहीं हो रही है और फ्लक्स में कोई वृद्धि नहीं होगी तो विद्युत वाहक बल में भी कोई वृद्धि नहीं होगी। उसे हम कहते हैं सैचुरेशन। उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन। सैचुरेशन यानी संतृप्तता। सैचुरेशन जान तो किसे कहते हैं? संतृप्त अवस्था। आप पढ़ के टेस्ट दिया, आपके नंबर आए 40, फिर पढ़ा टेस्ट दिया नंबर आए 40, फिर पढ़ा टेस्ट दिया नंबर आए 40, तो ये कौन सी अवस्था है? संतृप्त। यदि टेस्ट दिया नंबर आए पहले 20, फिर आए 30, फिर आए 40, फिर आए 50, ये बढ़ रहा है, फिर 50 पर ही रुक गए, तो ये कौन सा है? सैचुरेशन। तो आप में से कईयों के सैचुरेशन पॉइंट आ चुका होगा। सबका सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग होता है, सैचुरेशन पॉइंट सेम नहीं होता है। तो किस किस का आ रखा सैचुरेशन पॉइंट? तुम्हारे क्या सैचुरेशन पॉइंट आए भाई? तुम तो आते ही हो, ऐसे आता था। कितने नंबर आ रहे हैं? 52, 53, 53 पर है। आपके 60, आपके 60। वो कह रहा 60 भैया सैचुरेशन, वो तो टॉप है। हैं? हाँ हाँ हाँ, हमने उसमें लिखा था 1000 एनसीईआरटी इफेक्ट करेंगे, 1000 हो गए। दोबारा हम आपको कल ही बात बता रहे थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराएंगे आपको। एनसीईआरटी के 6ठी 7वीं आरटी को देखेंगे, 9वीं 10वीं प्रमुख है। इसमें एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक निकालती है, उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं एनसीईआरटी के। हम उन सवालों को सॉल्व कराएंगे। किसमें? वो तो हमें पता है ना भाई, हम अच्छे तो देते हैं, बिना अच्छे हम क्यों देंगे? एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी के बने हुए खुद के सवाल हैं, वो सवाल हम सोल्व कराएंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है? वो तो ऐसा है कि 9वीं 10वीं की किताब सोल्व करानी है। वो तो इसलिए हम अलग अलग तरीके से सोल्व कराते हैं कि आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। सिलेक्शन तो आपको लेना है और हमारा काम होता है आपको कंटिन्यूटी प्रदान करना। कैसे क्या करें कि तुम लगातार पढ़ते रहो। हमें लगाना पड़ता है जुगाड़। नहीं, रियल बात है। और क्या है, हम पूरे टाइम में माथा फोड़ी इसीलिए करते हैं, कभी ये टेस्ट करो कभी वो टेस्ट करो, कि आप लगातार पढ़ते रहो। क्योंकि जो लगातार पढ़ते रहेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। गड़बड़ी मामला है कि पढ़ लिया यार, पेपर तो है नहीं, क्या ही पढ़े, छोड़ दिया, पढ़ पढ़ के थक गया, तो हर दिन हम नया टास्क दे देते हैं। आज ये पढ़ रहा, कल ये पढ़ रहा, परसों ये पढ़, तो बंदे को क्या मन लगा रहता है। मामला ये है। लिख लो क्या बाबा, बहुत बढ़िया बात है सवाल। आप आगे आओ। अरे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगा। ऐसे क्या है, आपका नंबर बढ़ाना है कि नहीं है? आगे आओ। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना कारण। इधर आओ, मैं आपको रियल बता। ऐसे कोई मेरे को आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है कोई। आओ आप आगे आओ, मोबाइल लेके आना। मैं आपको मोबाइल में आपको एक चीज बताऊंगा। अरे मैं बता तो रहा हूं। आओ। नहीं नहीं, सोशल मीडिया नहीं उड़ेंगे। मैं कौटिल्य क्लासेस का ऐप ही देखूंगा इनके मोबाइल में। अभी मैं एक चीज बताऊंगा इनको। इसका मोबाइल भेजना भाई आगे। आगे भेज दो। आओ इधर। नहीं नहीं, अपन मैं ऐसा नहीं है। इधर आओ। आपको इनको कुछ भी लगे आप करो, ओपन करो। फोटो को छोड़ा नहीं, फोटो कौटिल्य ऐप खोल दो। आपको ऐसे लगेगा मैं वो और कुछ नहीं देखूंगा। ऐप खोलो कौटिल्य। मैं आपको बताता हूँ कि भाई नंबर आपके सैचुरेशन पॉइंट है, तो सैचुरेशन पॉइंट से बाहर तो निकलना पड़ेगा।
तो आप टेस्ट तो कोई दे ही नहीं रहे, नंबर बढ़ाए किस में? भाई तेरे ऊपर मैसेज अजीब अजीब आ रहे हैं। मैं मैसेज पढ़ नहीं सकता। इंस्टाग्राम पे आपके मैसेज आया, ये तो आपको पता चल गया मैसेज तो आए। इतनी देर में मैसेज आ गए 2 लड़कियों के। इतनी देर में, ठीक है ना? बंदे का पढ़े मन किधर लगे बताओ? और मैंने इंस्टा खोला नहीं, मेरे ऊपर ये ना ये नोटिफिकेशन आया था सीधा, मैंने खोला हुआ ऐप ही है कोटली वाला। अब बता, तू बता स्कोर कैसे बढ़े? ये रहने मेरे सामने खुले पड़े टेस्ट, मिले कहां नहीं है? मैं तो हर दिन आके बताता हूं वीकली टेस्ट के सेक्शन में। अच्छा मिले भी कहां नहीं है? आपको हर दिन एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें भी टेस्ट का लिंक होता है सीधा। तो जैसे मान लो आपके पास है ना ये टेस्ट का लिया आया, तो ये देखो CBT 1 टेस्ट नाम लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन, इस पर भी क्लिक करोगे सीधा जाएगा तो टेस्ट में। अब कैसे मिले, मतलब कैसे मिलाएं? तू जो मिलाना चाह रहा हो अलग है, ये अलग है। तूने एक टेस्ट दिया नहीं, कैसे स्कोर बढ़ो, कैसे बढ़ो मैं बताऊं? इतने में इनके मोबाइल में एक मैसेज आया तान्या का, चेक कर लो, नहीं है तो है? पता नहीं इसने कौन सा एड रन कर रखा है अंदर इंस्टाग्राम में। तेरे क्या समस्या है? हैं? तेरा भी मोबाइल है? नहीं, मैं तो कायदे की बात बताऊं, इसको खुद को पता है गलती उसकी है, ये तो आपके सामने है। अब बंदा डाइवर्ट हो जाता है, वो उसके मैसेज आ जाते थे। इसमें आईडी किसकी खुली हुई है भाई? हाँ यही मामला है। उसमें आया था तान्या का मैसेज आया था, उसमें लिखा था आई एम इंटरेस्टेड। चेक करो है कि नहीं है। ये चेक कर लो, नहीं है तो मुझे बता दो, अभी मैं सामने बैठा हूं। मैं यही कह रहा हूं, बंदा पढ़े कैसे? गजब हो रखा भाई। एक मिनट भाई। शंकर एक घंटे का पेपर था, तूने 51 मिनट में पूरा कर लिया, बात समझ, ठीक है? तो तुझे किस चीज की जल्दबाजी थी? मैं पहले सवाल पूछता हूं आपको, क्योंकि इसमें तो सब कुछ आ रहा है। अब तेरा दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सवाल मेरे पास इसमें पूछने के लिए बहुत है। अभी आपको एक सवाल, सिंपल सवाल पूछता हूं, अधिवक्र ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? आपसे सवाल है, कोई दूसरा नहीं बोलेगा।
तो बताइए थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल या टीसीएस? आप बताओ। कोर्टिसोल आएगा। आपको कैसे पता चला? जब दोबारा सॉल्यूशन देखा। अगला है, कल ही सवाल आया था कि कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? शिक्षा, विदेशी मामले, समाचार पत्र, वन। तो आपको यह क्यों लगा कि विदेशी मामला समवर्ती सूची का विषय है? विदेशी मामला मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन राज्य बनेगा कि देश बनेगा? देश बनेगा। इसमें तो इतना ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। सवाल है, वस्तु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? वस्तु का ताप, वस्तु द्वारा अनुभव किया गया दाब, किसी स्थान और वस्तु की स्थिति है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि द्रव्यमान लिखते समय हम लिखते हैं इसका मान सदैव नियत होता है, इसका मतलब किसी पर निर्भर नहीं करता। तूने स्थिति पर निर्भर क्यों कराया? जबकि स्थिति पर निर्भर कराने के लिए मैंने आपको लिखा रखा है भार निर्भर करता है, कि चंद्रमा में जाओगे तो भार कम होगा, द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित है। अब ये तूने गलत क्यों किया? अब इसमें गुरुजी क्या करें? नहीं, मैं आपको सिंपल से मैं सवाल बताता हूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये तो एग्जैक्ट सीधी लाइन है। अगला है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड से फेंकने पर वापस आने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 है। तूने समीकरण को तो करी धूड़, खुद ने लिखा कि 100 में 10 का भाग दिया, उत्तर आया 10। किसने समझाया था आपको ये? जब आपको कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं, नीचे फेंकते हैं, तो आपको क्या समीकरण लगता है भाई? गति का। क्या समीकरण लगता है? गति का। तो ऊपर, पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तूने केवल ऊपर जाने वाला समय लगा दिया। तो इसका मतलब आता हुआ तुम 2 सवाल तो आता हुआ गलत हुआ नहीं। अभी मैं साइंस के बताऊं आपको। अरे रुक जा, तू रुक जा ना, तेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी उसकी भी की है। मैं आपको जेन्युइन कारण बताता हूं। कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है? पहला, ये निर्वात में चल सकती है। आप क्योंकि ये तो गलत बात है, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता होती है। और तूने किया दोनों, तो धूड़ तो वैसे ही कर रहा है, जबकि तेरी ध्वनि तरंग में पहली लाइन ही यही है कि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता। तूने उस लाइन को भी ध्यान नहीं दिया। मैं चाहकर भी इसमें क्या ही कर सकता हूं? मेरा एक सिंपल सवाल है भाई, ये स्कोर मैं कैसे बढ़ाऊं? मैं एग्जैक्ट लिखी हुई लाइन है, प्रश्न में आई हुई है, तू एग्जैक्ट करता हुआ सवाल गलत कर रहा है। अब बता। ध्वनि सोडा का रासायनिक नाम, ये तूने गड़बड़ किया है। धवन सोडा, ध्वनि के धवन सोडा। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसको आपको गलत करना था। पता या नहीं आपने कैसे गलत किए हैं वो आप ही जाने। और जो गलत नहीं किए, जो छोड़ दिए, उनका भी तो हाल देख लें। लैंप वाला जो फोक्स के लेंस होते हैं, उसका सवाल तूने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? तेरे से हुआ नहीं, यही कारण है। देखो कि अब इसने कहा है कि एक द्विफोक्स मतलब डबलेट में 2 लेंस होते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तर लेंस और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, उससे आपके पास निकल के आ जाएगा। तो प्रभावी फोकस दूरी आएगी और समता भी आ जाएगी।
9.8 न्यूटन वजन वाले एक निकाय पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगेगा? अब देखो भाई, ये सवाल आपको क्या है कि पहले ऑलरेडी इन्होंने बल बता रखा है, सवाल में ही बल बता रखा है कि 9.8 वजन वाले 9.8 न्यूटन वजन वाले निकाय पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए क्या बल लगाए? यदि जी 9.8 हो, और तो 9.8 और 9.8 पे पूछ रहे हो तो वही तो मान है 9.8 न्यूटन, और इन्होंने पहले लाइन में 9.8 न्यूटन लिखा। न्यूटन किसकी गई है? बल की। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। मोटर की शक्ति पूछिए, मोटर की शक्ति का आपको सवाल मैंने करा रखा है mgh बटा टी। मैं क्या कर सकता हूं भाई? तेरे गड़बड़ है साइंस में। कौन सा वर्गीकरण परमाणुिक संख्याओं पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी। तेरे सारे साइंस गड़बड़ है, फोकस कर थोड़ा सा। लो, कल टेक्निकल का टेस्ट बीएसपीएसएल वालों के भी शुरू हुआ था। उनको पहली बार पता चला, ओहो परीक्षा प्रश्न आते देते मुश्किल से होते हैं। परीक्षा का सवाल, अब ये सवाल तब थोड़ी होता है 9.8 न्यूटन में ये त्वरण दे दिया और जी का मान भी दे दिया, जब कुछ करना नहीं था, लेकिन बंदा कंफ्यूज होकर घूम रहा, करूं क्या इसका? करना कुछ भी नहीं, 9.8 ही उत्तर है उसका। तो आपका तो देखो दिमाग में टेंशन ज्यादा। अब आपके क्या प्रॉब्लम है भाई? अब बताओ। अब मैं क्या कर सकता हूं? हैं? थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते, बाकी चीजों पर कुछ नहीं पड़ा। हाँ, अगला है सीरीज जेनित्र और शंट जेनित्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, शंट जनरेटर और सीरीज जनरेटर। तो ये स्व उत्तेजित जेनित्र है। स्व उत्तेजित जेनित्र के अंदर सबसे पहले कौन सा लिख दूं मैं? सीरीज जेनित्र। तेरा है तो दिक्कत है रे। 48 नंबर सवाल है। आपको समस्या क्या है यार इसमें? आपने क्या किया वो बताइए। समझ में नहीं आया क्यों? किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से फेंकने पर वापस आने में लगा समय तो गया और आया दोनों हुआ? दोनों का। दोनों का ना। ऊपर जाकर वापस आएगा, वापस आने में समय लगे, मतलब जाकर आने में लगा समय है ना। तू 40 स्पीड से कहीं गया तो वापस आने में समय लगा, इसका मतलब क्या? जाकर आने में लगा है। तो आने में 10 मिनट, उत्तर 20 होगा। सीरीज जेनित्र, सीरीज जनरेटर के बारे में ध्यान से देखें। थोड़ा सा ध्यान से भाई पढ़ें, स्कोर पर फोकस करें। ये हमारे पास
सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगा दी और ये क्या जोड़ दिया भाई, लोड। ये सीरीज जनित्र है। तो सीरीज जनित्र के अंदर ये RL है, सीरीज वाइंडिंग है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, RSC। आर्मेचर का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, R, और यहाँ जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा वो क्या कहलाएगा, EG। ये स्रोत विद्युत वाहक बल है, यहाँ से धारा बाहर निकलेगी, प्लस का साइन होगा, और लोड में जहाँ धारा प्रवेश करती है वो साइन प्लस और बाहर निकलती है वो क्या होता है, माइनस। ये निशान का तरीका होता है। अब यहाँ पर आपको समीकरण लगाना है। जब आप इसमें देखेंगे तो आर्मेचर का प्रतिरोध क्या हो गया भाई, IA, सॉरी धारा क्या है, IA। सीरीज वाइंडिंग की धारा क्या कहलाती है, ISC। लोड की धारा क्या कहलाती है, IL। लेकिन बात है कि श्रेणी में धारा तीनों क्या है, सेम, I बराबर ISC बराबर IL, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, एक ही होती है। अब देखो बाहर निकलते समय क्या निशान है भाई, प्लस का ना भाई, प्लस का EG, माइनस का क्या है, IAR है, माइनस का क्या है, ISE RSE, और माइनस का क्या है, IL इंटू RL, बराबर क्या हो गया, 0। तो ये हमारे पास हो गया EG माइनस, इन दोनों को ले लेते हैं कॉमन, इसमें कॉमन ले लेते हैं, आइए दोनों धारा तो सेम ही है, तो RA प्लस RSE, और ये माइनस क्या होगा, VL बराबर 0। तो कुल मिला के VL बराबर क्या आएगा भाई, EG माइनस IA इंटू RA प्लस RSE, ये होता है। करो नोट।
लिख लिया भाई? समझ में आ गई इक्वेशन कैसे बनी? ठीक है। क्या हुआ? कौन सी? पूछना पूछना कुछ नहीं, पढ़ाई करो। पढ़ने से होगा? पढ़ते कम हो, दिक्कत आएगी ज़्यादा। आपको कई चीज़ें अभी नहीं पता चलेगी, जब आपके हाथ से मौका चला जाएगा फिर कईयों को पता चलता है कि हमें पढ़ना चाहिए था। विशेष फोकस के साथ, यदि किसी के भी 40-45 से कम नंबर आ रहे हैं सीबीटी 1 में, तो ये चिंताजनक है। ये बात को ध्यान से समझो। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मौका बार बार किसी को नहीं मिलता है। रेलवे की भर्तियां भी बार बार नहीं आती है। तो इसलिए आपको, यदि किसी को लगता है कि मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा, इंस्टाग्राम भी चला लूँगा, पढ़ भी लूँगा, ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो करने पर केवल मन में वहम रहता है, बाकी व्यक्ति डूबता है। आप किसी भी प्रकार का मन में वहम ना पालें, पढ़ाई करें और नंबर आने चाहिए। 6 महीने 4 महीने बाकी चीज़ें छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वो तो जीवन भर चीज़ें वापस मिल जाएगी। ठीक है? मैंने तेरे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं कभी। हाँ भाई, इसमें अभिलक्षण देखते हैं। ये हमारे पास फील्ड धारा वही लोड धारा का है। ये जो है वो है ईजी, ये है वीएल। ठीक है ना? और देखो कि लोड धारा का, लोड वोल्टेज का मान सदैव ईजी से क्या होगा? कम होगा। लोड वोल्टेज मान सदैव क्या होगा? ईजी से कम होगा। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग होता है डीसी पारेषण लाइन में ऐसी मोटर आसान है, डीसी आसान है? ऐसी है ना? वो मुझे पता था, मैं आपको इतने दिन से यही कह रहा था। ऐसी मोटर इजी होती है डीसी की तुलना में। अभी तो मोटर आया कहाँ, अभी तो जनरेटर चल रहा है। मोटर तो और अलग है। डीसी है जो टिपिकल्स होता है। डायग्राम समझ में नहीं आ रहा? पहली बात तो इसको डायग्राम नहीं कहते, इसको नेटवर्क कहते हैं, परिपथ कहते हैं। ये परिपथ है, डायग्राम थोड़ा ना है। ये तो नेटवर्क परिपथ है। और परिपथ में सीरीज है, तो सीरीज का मतलब फील्ड वाइंडिंग कहां जोड़ूंगा? श्रेणी में। तो लोड यहां जुड़ गया, और ये तो ऑटोमेटिक आर्मेचर का प्रतिरोध आर्मेचर के साथ आएगा। शंट होगा तो फील्ड वाइंडिंग कहां जोड़ दूंगा? समांतर में। तो यहां पर लाइन लिखो तो लाइन लिख लो कि इसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
ये लिख लो भाई, कोई लिखना लाइन तो ये लो। बूस्टर का उसमें तो एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यही तो लिखा हुआ है कि इसमें क्या फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम। बूस्टर का मतलब है वोल्टेज को बढ़ाना। जैसे कि एसी के अंदर वोल्टेज को बढ़ाने का काम कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। घटाने का काम कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। लेकिन डीसी में तो ट्रांसफॉर्मर काम करता नहीं है। तो डीसी में वोल्टेज बढ़ाना है तो किसका प्रयोग करोगे? डीसी सीरीज जनरेटर का। फिर स्टेप डाउन करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? प्रतिरोधों का समूह है, जिसके कारण पावर लॉस क्या होता है? ज्यादा, इसलिए दक्षता क्या होती है? कम। तो ऐसी क्या है? अच्छी है ये मामला। बूस्टर का मतलब है बूस्ट करना। आपने दोनों ने अभिलक्षण की धूड़ कर दी है। अभिलक्षण ऐसा है, आपने ऐसे ले रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। इसका भी कारण है। ये यहां से शुरू क्यों हुआ? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। क्योंकि जो स्व उत्तेजित जनित्र होते हैं उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, परतक उत्तेजित में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता। तो ये अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। इसीलिए तो यहां से शुरू हुआ। तो शुरुआत में देखो कि पहले धीरे धीरे धारा के साथ बढ़ा, फिर धारा बढ़ी तो वोल्टेज बढ़ा, लेकिन एक बिंदु आया यहां पर, इसके बाद में क्या होने लगे? सैचुरेशन। तूने भी पता नहीं क्या ही बनाया भाई। थोड़ा ध्यान से देख रहा करो थोड़ा सा कैसे जा रहा है। अभिलक्षण अभिलक्षण होता है भाई, इसमें कोई कुछ कर थोड़ी सकता है। वो तो जो अभिलक्षण है वो रहेगा। ओके। आईएल यहां पर मैंने क्या वाई एक्सएफ है, इस पर दो चीज हो गई ना। एक ये इसके लिए तो इजी है और इसके लिए वीएल है। ये जो ऊपर वाला है वो किसका बनाया हुआ है? इजी का। और नीचे वाला क्या बनाया है? वीएल का। वीएल का मान इजी से क्या होगा? कम। क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट पर जो वोल्टेज आएगा उत्पन्न वोल्टेज से तो सदैव ही कम ही होगा। इसलिए ये दोनों है ना, वाई एक्स पर ये दोनों है। इसलिए एक इजी का और एक वीएल का, ऑटोमेटिक बात है, दोनों ही है ये। क्लियर? अगला है हमारे पास, अच्छा ये डीसी सीरीज जनरेटर में ये है कि इसको ऑन करते समय पहले लोड जोड़ देना चाहिए। तो एक लाइन लिख लो नोट डाल के। लोड को संयोजित करके, हाँ लोड को संयोजित करके इसको चालू करना चाहिए। लोड संयोजित नहीं करेंगे तो इसकी गति क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है भाई। लोड को संयोजित करके इसको चालू करना चाहिए। लोड जोड़ना चाहिए पहले, उसके बाद इसको ऑन करना चाहिए। अगला जनरेटर कौन सा है? संट।
इजी आर ए, ये हमारे पास होता है आर एस एच और ये होता है आर एल। संट का मतलब हो गया इसमें फील्ड वाइंडिंग व लोड को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा गया। इसमें फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर को लोड के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ये फील्ड वाइंडिंग में धारा क्या है हमारे पास भाई, आई ए, ये प्लस है ये माइनस। यहाँ जो धारा जाएगी उसे हम कहते हैं आई एस एच और इधर जो धारा जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, आई एल। बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। फिर हम क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास है जो आर्मेचर धारा है आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल होगा कि नहीं होगा? पहला मामला तो यही है क्योंकि आने वाली धारा बराबर, ठीक है। अब देखो कि यदि मान लो मैं इसमें दो तीन चीज़ें बताता हूँ, आप ध्यान से देखना। पहले इसका परिपथ देखेंगे तो आपके पास ये मिलेगा ई जी माइनस आई ए आर ए माइनस आई एल इंटू आर एल बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा भाई ई जी माइनस आई ए आर ए और ये क्या हो जाएगा वी एल बराबर 0। देन वी एल बराबर क्या आ जाएगा भाई, ई जी माइनस आई ए आर है। ये सेम वही है जो हमारे पास परतक उत्तेजना प्रणाली में था और यहाँ का वोल्टेज है वी एल भाई, ठीक है। पूछे आई एच एच धारा कितनी होती है? अब देखो ध्यान से वापस इधर, तो वो समांतर में वोल्टेज क्या होता है, एक सेम होता है। तो ये वी एल है तो ये भी क्या होगा भाई वी एल
और ये भी क्या होगा VL। तो ये वोल्टेज VL है, प्रतिरोध क्या है RSH। तो VL बटा RSH करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ISH आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इसमें लोड जोड़ के इसको चालू करना चाहिए क्या, तो आप कहेंगे नहीं, पहले लोड मत जोड़ो। कि क्यों नहीं जोड़े पहले लोड, क्योंकि ये हमारे पास शंट वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होता है तो यदि लोड जोड़ोगे तो इधर धारा क्या जाएगी कम, और धारा कम जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं कर पाएगी। इसलिए पहले लोड जोड़ो ही मत, ताकि सारी धारा कहां चली जाए, शंट वाइंडिंग में जाए, और इसमें जाएगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स क्या कर लेगा स्थापित। तो एक बार इसने चुंबकीय फ्लक्स स्थापित कर लिया, उसके बाद आप लोड जोड़ो कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए कभी भी इसको लोड जोड़ के चालू नहीं करना चाहिए। कारण क्या होता है, शंट का प्रतिरोध ज्यादा होता है। यदि आपने लोड जोड़ दिया तो इधर धारा क्या जाएगी भाई, कम जाएगी कि नहीं जाएगी भाई, इसका तो प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा क्या जाएगी कम, धारा कम जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा क्या, नहीं। इसलिए बिना लोड जोड़े इसको चालू करना चाहिए और उसको बाद में लोड जोड़ना चाहिए, ये कंडीशन है, करो नोट। मामला बहुत अच्छा है। IL बराबर ISH क्यों होगा भाई, वोल्टेज बराबर है ना, प्रतिरोध बराबर थोड़ी है। तो प्रतिरोध बराबर नहीं है तो धारा बराबर क्यों होगी। और आपको ऐसे क्यों लगता है ये धारा ऐसे जाएगी, ये धारा ऐसे आती है, इसमें जाती है, फिर यहां से निकलती है, ऐसे जा रही है। तो बार बार मत घुमाए इस धारा, बार बार नहीं घूम रही है। ये यहां से आएगी IL, ये इसमें जाएगी, ये भी इसमें जाएगी, तभी तो IA बनी। तो IA बराबर क्या होगा ISH प्लस IL, कारण ये है। सीरीज में प्रतिरोध हमारे पास फील्ड प्रतिरोध से, सीरीज का प्रतिरोध हमारे पास होता ही कम है। इसके लिए यह बनता है कि यदि मान लो सीरीज में प्रतिरोध का मान क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो जाएगा तो डीसी जनरेटर, सीरीज जनरेटर काम नहीं कर पाएगा। अब होता है क्रिटिकल प्रतिरोध, क्या होता है क्रिटिकल प्रतिरोध, वह प्रतिरोध जहां पर उसके गुणों में बदलाव आ जाए। यदि सीरीज में प्रतिरोध ज्यादा रख दिया और आर्मेचर का प्रतिरोध सीरीज के साथ जुड़ा, फिर लोड का भी प्रतिरोध जुड़ा, तो धारा क्या हो गई कम। धारा कम हो गई तो सीरीज ने चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं किया, और धारा कम के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न ही नहीं हुआ तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग काम ही नहीं करेगी। इसलिए प्रतिरोध का मान क्या रखना पड़ता है कम। एक बार डायग्राम क्या दो बार डायग्राम देख ले। ये रहा डायग्राम, तीनों प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा।
और यदि मान लो इसका प्रतिरोध का मान ज्यादा रखोगे तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? ज्यादा। कुल प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो कुल धारा का मान क्या होगा? कम। क्या कम धारा पर कोई वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स स्थापित कर सकती है? नहीं। इसलिए प्रतिरोध का मान क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। यह कारण है। और यहां पर हमारे पास प्रतिरोध का मान शंट में ज्यादा है तो लोड को जोड़ते नहीं है, क्योंकि नहीं तो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि यहां प्रतिरोध का मान हम ज्यादा रखते हैं तो बिना लोड को जोड़े पहले चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना पड़ेगा, उसके बाद काम करेगा। लिख लिया ये तो लिखो इसको स्टार्टिंग में डीसी शंट जनरेटर को, इसको स्टार्टिंग में लोड से संयोजित नहीं किया जाता, लोड से संयोजित नहीं किया जाता, क्योंकि शंट प्रतिरोध अधिक होने से, क्योंकि शंट प्रतिरोध अधिक होने से चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं कर पाएगा। चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब देखो उपयोग लिखते हैं ना, अभी तो इसका अभिलक्षण ही बढ़ाना है ना। इसका अभिलक्षण क्या होता है? सेम परतक उत्तेजित जेनित्र वाला ही होता है। IL और VL। IRA के कारण हमारे पास वोल्टेज का मान क्या होगा? घटेगा। डीसी शंट जनरेटर उपयोग कहां करते हैं भाई? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। बिल्कुल सही बात है। बैटरी चार्जिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग, यहां आप लिख दो। नियत विभव प्रदान के लिए निश्चित वोल्टेज प्राप्त हो, इसके लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। है
कौन सा ज्यादा होगा? अच्छा, शंट के प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स कम स्थापित होगा, क्योंकि धारा कम होगी। चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता धारा से, प्रतिरोध से कभी भी नहीं होता, क्योंकि फ्लक्स किसके समानुपाती होता है? धारा के। प्रतिरोध के समानुपाती थोड़ी ना धारा के। धारा ज्यादा तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा। शुरुआत में धारा बढ़ोगे फ्लक्स बढ़ेगा, धारा बढ़ोगे फ्लक्स बढ़ेगा। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां धारा और बढ़ोगे लेकिन फ्लक्स क्या हो जाएगा? नियत। उसे कहते हैं हम सैचुरेशन। इसका मतलब फ्लक्स किसके समानुपाती है? धारा के। हो गया। अब हमारे पास एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। हमारे पास होता है भाई ये कम्युलेटिव कंपोनेंट कंपाउंड मोटर में, ये कंपाउंड जनरेटर लिख दो मैं। डिफरेंशियल और कम्युलेटिव दोनों के अंदर यही होता है। एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। आपको लगा होगा कि टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके आगे अभी बहुत है कि नहीं भाई? हाँ, मैं डरा तो रही हूं। मैं डरा क्या रहा हूं? मैं तो सही बात बता रहा हूं। मैं डरा क्या? नहीं तो मैं आपको, ये रियल बात है भाई। डीसी मोटर को पहली बार भिड़ते ही कोई बंदा पढ़ लेता है तो फिर वो मोटर पढ़ना बंद कर देता है। डीसी मोटर वो मोटर है, इसलिए हम डीसी मोटर को आजकल पीछे रखने लगे, लास्ट में देखेंगे। देखो भाई, बताओ इन दोनों में कोई अंतर है क्या? अभी तक नहीं है ना भाई। तो पहला क्या है भाई? लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट है वो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के ही शंट में वाइंडिंग जोड़ेगा। देख लो ध्यान से पहले। तो ये तो क्या हो गया? लॉन्ग शंट, दोनों के शंट में। केवल आर्मेचर के समांतर में है और सीरीज वाइंडिंग के समांतर में नहीं है। तो ये बताओ कौन सा शंट हो गया? शॉर्ट शंट। याद रह जाएगा, जो लॉन्ग है लॉन्ग शंट, शॉर्ट में शॉर्ट शंट। तेरे दिक्कत कहां है इतनी में? हाँ, तेरे है दिक्कत। दिक्कत क्या है कि मैं कई बार उदाहरण भी देता हूं। कोई भी पेज दो, कोई कित कॉपी दे दो, कोई सी दे दो मुझे। देख, ये है ना, प्याज गोभी के भाव लिखे पड़े हैं, तू वापस ले। पीछे वाले पन्ने में कुछ नहीं लिखा हुआ है। अरे जिसके कुछ लिखा हुआ है, रब काम किसके किया हुआ पीछे वाले पन्ने में? वो दो। इसका तो रब था लेकिन इसके गोभी प्याज के भाव थे। अब ये है मामला, तेरा मामला है ये। इसमें मुझे लिखने मारा जोर। यदि ये मामला हो ना तो मैं साफ साफ अच्छे से लिख सकता हूं। समझ गए? तेरा वाला केस है ये, पढ़ा हुआ नहीं है, कचरा किया हुआ। कोई पढ़ नहीं पाता कि तूने क्या पढ़ा है। कैसे ये बीच में कहीं पर जय श्री राम है, कहीं पर भोलेनाथ है, कहीं पर रूट लगे हुए हैं, कहीं पर परिपथ है, सब है कि नहीं? तो मैंने कोई नाम लिया ही नहीं ऐसा कि भाई टर्न की संख्या समान दिशा में विपरीत दिशा में। नाम लिया क्या? नहीं। लेकिन तूने मेरे से क्यों पूछा? क्योंकि तूने पहले पढ़ा, वो हो गया कचरा।
अब बता विपरीत दिशा में कब होगा? है? मैंने डिफरेंशियल कहीं पर भी नाम लिखा? सिंगल नाम लिखा? अच्छा, मैं उसको उत्तर देने मुझे कोई जोड़ नहीं आए। उत्तर तो मैं कम्युलेटिव डिफरेंशियल का वैसे भी मैंने आपको लिखा था फ्लक्स में कि जब दोनों के फ्लक्स समान दिशा में तो कम्युलेटिव है, जुड़ रहा है। डिफरेंशियल का मतलब ही डिफरेंस है, अंतर हो रहा है, वो तो सीधा सीधा मामला है। मैं यदि बीच में डिफरेंशियल घुसेड़ूंगा तो ये सोचेंगे ये विपरीत टर्न क्या आ गई, कैसे समझाएंगे? है कि नहीं? तू आराम से देख, तकलीफ मत ले। तू ज्यादा तकलीफ लेने लग गया, दिक्कत है। तेरे आती हुई चीज का तू धूड़ कर रहा है, मत कर। मैं तो आपको समझा रहा हूं, मैं तेरी वाली स्थितियों से गुजर चुका हूं। मेरे जीवन में से कई टेंशन रहती थी कि ये पढ़ूं वो छूट जाएगा, वो पढ़ूं वो छूट जाएगा। फिर निश्चित यही हुआ कि ढंग से बाकी टेंशनों को छोड़ के पढ़ने से ही मामला पार पड़ेगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं होना, लेने से कुछ नहीं मिलता है। कोई भी टेंशन लेके घूमता, भले लेके घूमो, कुछ नहीं मिलता है। पार एक ही चीज से पड़ती है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो। और तेरे नंबर इतने कम आ रहे, तो इसको ट्रेड को ज्वाइन क्यों कर रहा? मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको रियल बात बताई कि नहीं बताई? स्टार्टिंग में मैंने कहा भाई जिसके नंबर कम आ रहे हैं वो ज्वाइन मत करो, मेरी तरफ से स्पेशल सलाह है। क्योंकि तुम सीबीटी 1 में अटक जाओगे तो मेरे और ज्यादा दुख होगा, और दुख तुम्हारा ही होगा। इस ट्रेड को पढ़े हुए क्या फायदा आएगा कि टर्न सीधा है कि उल्टा है? पूछने तक तो नंबर तो आए। बात समझे मेरी? समझ नहीं रहा तुम? मैं ये कहता हूं कि जो पढ़ा है आपने पहले उसको ढंग से रिवाइज करो, ढंग से पहले सेटलमेंट करो। ये केवल उबड़ खाबड़ किया हुआ मामला है। पढ़ा हुआ सब है लेकिन काम का कोई नहीं है। तो ये भी नहीं कह सकता सर ये पढ़ा या नहीं, पढ़ा हुआ सब है, पता भी है करना क्या है, लेकिन करते समय गड़बड़ हो रही है। यही हो रही है, इसीलिए हो रही है ना क्योंकि तू एक ही आदमी होते हुए बहुत सारा काम करना चाह रहा है। जैसे मैं बताऊं, मैं ऑफलाइन कराता हूं, यूट्यूब पर वगैरह पढ़ाता हूं, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देता हूं। तो कईयों ने मुझे कहा कि सर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हो। मैं एक्टिव नहीं हूं, मतलब मैं इंस्टाग्राम पर बाकी सभी कोचिंग वाले रील वगैरह डालते हैं, मैं नहीं डालता। मेरे खुद के मैं तो कभी मतलब एक्टिव नहीं रहता। एक बार एक बंदे को बैठा था, मैंने कहा यार करे ना तो क्या है, इसका अड़ंगा क्या है? तो उसने 10-15 दिन अड़ंग वो अपलोड किया, थोड़े बहुत बड़े होंगे फॉलोअर, बाद में हमने देखे नहीं। तो कल परसों मेरे पास कोई और आया कि सर देखो इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, 3-4 यूट्यूब चैनल हैं और टेलीग्राम चैनल है, ऐप में 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, तो और कैसे भी करेंगे तो बच्चे तो वापस कन्वर्ट होके आ जाएंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो। तो मैंने उनको ये समझाया कि मैंने कहा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आदमी तो रखना ही है, वो तो बात सही है। मेरे लिए पॉसिबल ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं दे सकता कभी भी। मैं जैसे ही उन चीज पर ध्यान दूंगा फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना? अभी तक मैं आप जितनों को भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको रियल बताऊं, मेरी केवल मार्केटिंग एक ही चीज की है कि बैच स्टार्ट होने का मैसेज आपके पास आता है, और उसमें मुझे मेरी टीम को लगता है केवल 1 मिनट का क्लिक करने का टाइम, और इसके अलावा मैंने कोई मार्केटिंग नहीं करता। तो मेरा साइकिल, वो जब हम आए थे 3 रिक्शा हमने लिए थे 3 रिक्शा वालों को, और 3 रिक्शा वालों हमने फ्री किया नहीं, और वो अपने ईमानदारी से घूमते हैं। हमने उनको कभी चेक ही नहीं किया। वो सुबह आ जाते हैं, 3 बार इधर चक्कर लगा देते हैं, ओके। तो हम वो विकलांग वाले रिक्शे होते हैं, तो हमने कभी उनको चेंज नहीं किया, शुरू से वही है। हमने 30 के बाद चौथा कभी लगाया नहीं, एक ही कम हमने किया नहीं। तो मामले से तो हम उस मार्केटिंग वाले फील्ड में नहीं रहते हैं। नहीं रहने का मेरा पर्सनल कारण है कि जैसे मैं रहूंगा तो फिर मुझे क्लास से कम लेनी पड़ेगी। क्लास से कम लूंगा तभी तो उस मार्केटिंग में ध्यान दे पाऊंगा। फिर ध्यान दे पाऊंगा तो कोई मतलब तो है नहीं, जब मेरे पढ़ने से काम ठीक ही चल रहा है कि नहीं? इसलिए आप भी एक चीज पे फोकस करो। आप ऐसे 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 फोकस करो ना, उससे कुछ नहीं होगा। मारवाड़ी में कहे जांभड़े मारे,
इतनी जांभड़े मारने हम की नहीं निकले, एक ये ले लूँ, यही ले लूँ, यही ले लूँ, यही ले लूँ, ऐसा मिलता नहीं है। आप सब्जेक्ट को टिक के पढ़ो, ठहराव के साथ पढ़ो, आराम से। मेरे सब्जेक्ट सारे ठहराव के साथ पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको यदि कोई मन का वहम है तो आप कोई सब्जेक्ट नाम बोलो, मैं उसमें सवाल पूछ सकता हूँ ढंग ढंग के, ऐसे ही नहीं पूछूंगा हवा में, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछूंगा। और मेरे सारे सब्जेक्ट ठहराव के साथ पढ़े हुए हैं। मैंने मैथ पढ़ाई तो बहुत साल पढ़ाई, 5 साल पढ़ाई तो आराम से पढ़ाई, डिटेल में पढ़ाई। मैं RS अग्रवाल, उस समय RS अग्रवाल का क्रेज चलता था और रेलवे में आती RS अग्रवाल थी, और उस समय हम ये अनिवार्य करते थे मेरी क्लास में कि RS अग्रवाल लेके आएगा तो ही डाउट पूछ पाएगा, नहीं तो मैं किसी को डाउट बताऊंगा ही नहीं। ये किया था, ये इसलिए किया था कि ताकि उस समय क्या है, पेपर उसी में से आता था, टाइम ही वही था, जब पेपर आता ही उसी में से था तो पढ़ना उसको पड़ेगा, बाकी चीजें क्यों माथा फोड़ी करें। मैंने रीजनिंग पढ़ाई 4 साल, वो भी मैंने ढंग से ही पढ़ाई है। मैं साइंस तो पढ़ा ही रहा हूँ, टेक्निकल आपको पढ़ा ही रहा हूँ, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूँ, ड्राइंग भी पढ़ा रहा हूँ, साइको तो मैं हुई ठीक ही पढ़ाता हूँ। जीके ऐसे मेरे जीवन में एक दिन आया था ऐसा, मैंने सोचा मैं जीके पढ़ाता हूँ, तो मुझे जीके ठीक ठाक तो पता है, तो मैंने सोचा मैं जीके पढ़ाता हूँ, आज देखता हूँ। तो मैंने जीके पढ़ाया एक दिन जाके, 1 घंटा पढ़ाया, लेकिन मुझे वो अंदर से वो फीलिंग नहीं आई वो जीके वाली। तो मैंने कहा छोड़ो, फीलिंग तो आनी पड़ती ना। जैसे रीजनिंग पढ़ाते ही लगता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ाया है, ऐसे थकावट नहीं है। ऐसे थोड़ी हम क्लास में आते हैं तो ऊर्जा के साथ आते हैं, जाते हैं तो थक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो जाता है तो फिर मतलब है कि वो सब्जेक्ट में फीलिंग नहीं आ रही है। तो जीके के साथ ये मामला है, सब्जेक्ट को ठहराव के साथ पढ़ो, बाकी सब ठीक ही होता है। इधर उधर सब कुछ मिक्स में मत पढ़ो, नहीं तो करोगे गड़बड़। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए जिस प्रकार उसका है। क्या टारगेट है? तुझे ये जीने देंगे नहीं। लॉन्ग सन है क्या हुआ, कैसे? हाँ, लॉन्ग संट है। लॉन्ग संट में आप देखो कि संट में धारा बराबर है तो वोल्टेज क्या होगा, बराबर। अब यहां तो संट में धारा बराबर होने पर वोल्टेज बराबर है, लेकिन ये तो वोल्टेज धारा के कारण बदलेगा, ये तो श्रेणी में है। वोल्टेज तो संट में बराबर होता है ना, श्रेणी में तो बराबर होते नहीं। तो यहां का वोल्टेज तो बराबर है, लेकिन यहां का वोल्टेज तो बदल सकता है, जिसके कारण लोड परिवर्तन होने पर इसमें लोड वोल्टेज में टर्मिनल वोल्टेज बदलने के चांसेस क्या है, ज्यादा। और इसमें लोड परिवर्तन होने पर भी टर्मिनल वोल्टेज लगभग क्या रहता है, नियत। इसमें हमारे पास लोड परिवर्तन होने पर टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा भाई, बदलाव होगा। पूछें लॉन्ग शंट किसे कहते हैं, तो आप कहना लॉन्ग शंट वो होता है जो आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों के समांतर में है, तो लॉन्ग शंट है। और जो केवल आर्मेचर के समांतर में है वो कौन सा है। और चाहो तो ये लाइन भी लिख लेना, चाहो तो आपको डायग्राम से पता भी चल गया, अब समझ में आ गया कैसे लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए
शंकर, आपके है फोकस की कमी। हर चीज़ ऐसे नहीं है ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। जब तक उसके सारे सवाल नहीं है उसको छोड़ो मत। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से मिलता तो मैं फिर फिजिक्स में इतनी माथाफोड़ी करके गहरे में क्यों पढ़ाता। मैं तो गहरे में पढ़ने के बावजूद ही मुझे लगता है कि कई चीज़ें छूट गई है, तो आप उसमें से जो मैंने 1000 एनसीईआरटी फैक्ट करे उसमें से ढूंढ लेना। फिर भी कोई छूट गई है तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कराएंगे, उसमें से आपको मिल जाएगा कि एनसीईआरटी ने कोई सवाल दिए और तो और मिल जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ये तो लास्ट तक ही लगता है ना भाई, क्योंकि कंप्लीट तो कोई चीज़ होती नहीं है। अब सोमवार से क्लास होगी, बुधवार से करेंगे, क्या करेंगे हैं? मैथ की भी तो आज और कल लगेगी, उसके बाद वो भी तो जाएंगे दादी का दिन पूरा करने। अभी तो बीच में आए हुए हैं भाई, वो तो कायदे की बात है ना। वो तो तीये की बैठक करा के आए हैं इधर। अब वो 12 दिन करने तो जाना ही पड़ेगा वापस। क्या नहीं? चेंज तो नहीं कर दिया। ये है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपका जुड़ा हुआ ना। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में डीसी सिलेबस में नहीं है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है क्या? तो ये क्यों लिया फिर कोर्स? आपने आईटी किस में की? डिप्लोमा किया ना, बीटेक किया इलेक्ट्रिकल में। तो फिर आप इलेक्ट्रीशियन लो, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक